सोचो, अगर एक दिन तुम्हारी वाइफ तुमसे सीधा ये बोले, तुम मेरे पति हो लेकिन कभी मेरे इंसान नहीं बने, और तुम समझ ही ना पाओ कि गलती कहाँ हुई। ये मूवी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस आदमी का मिरर है जो सोचता है कि वो परफेक्ट हस्बैंड है, लेकिन सच क्या है? शायद वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है पर कभी प्रेजेंट नहीं। और इस फिल्म में एक सिंपल सा लेटर पूरी शादी की डेफिनेशन हिला देता है। आज मैं तुम्हें इस मूवी के हिडन मीनिंग्स, साइकोलॉजी और वो सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो फर्स्ट वॉच में किसी को समझ नहीं आते, और ट्रस्ट मी, लास्ट तक तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। भर्ता महासायुलकु विज्ञप्ति इतनी वायरल क्यों हो रही है? सिंपल रीजन नहीं है। ये मूवी उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में हैं या कभी थे या फ्यूचर में होने वाले हैं, क्योंकि ये फिल्म एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाती है। शादी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम नहीं है, शादी एक इमोशनल कनेक्शन है जो धीरे धीरे मर भी सकता है। इस फिल्म का इम्पैक्ट इतना रियल है कि लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं, भाई ये मूवी देख के मैं अपनी वाइफ से बात करने गया, मुझे लगा मैं हीरो हूँ पर मैं विलन निकला। और सबसे डेंजरस बात, इस फिल्म में कोई विलन है ही नहीं, बस मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ईगो है और वो अनसेट फीलिंग्स जो कभी बोली ही नहीं गई। ये मूवी तुम्हें जज नहीं करती, ये तुम्हें एक्सपोज करती है। स्टोरी स्टार्ट होती है एक सिंपल नॉर्मल मिडिल क्लास मैरिड कपल से। हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग, प्रैक्टिकल, वाइफ इमोशनल, अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी सी चुप रहने वाली। फर्स्ट ग्लांस में सब परफेक्ट लगता है, घर है, जॉब है, रूटीन है, सब कुछ ठीक है। पर प्रॉब्लम यही है, सब कुछ सिर्फ ठीक है, कभी अच्छा नहीं। सिनेमैटिक ओपनिंग में एक सीन आता है, सुबह का टाइम, हस्बैंड ऑफिस के लिए रेडी हो रहा है, वाइफ ब्रेकफास्ट बना रही है। दोनों एक ही घर में है पर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, सिर्फ फंक्शनल कॉन्वर्सेशंस। चाय रखती, लेट हो रहा हूँ, और बस। ये साइलेंस, ये ऑकवर्डनेस, यही एक्चुअल स्टोरी है। फिर एक दिन हस्बैंड को एक लेटर मिलता है और यहीं से सब कुछ चेंज हो जाता है। वो लेटर उसकी वाइफ का होता है। वो लव लेटर नहीं है, वो कंप्लेंट भी नहीं है, वो ब्रेकअप लेटर भी नहीं है, वो एक रिक्वेस्ट है। भर्ता महासयुलकु विज्ञप्ति, यानी पति महाशय के लिए एक विनम्र प्रार्थना। और उस लेटर में वो वाइफ अपनी पूरी शादी का सच लिखती है। अब यहाँ पे डायरेक्टर ने बहुत सटल चीजें दिखाई है जो नॉर्मल ऑडियंस मिस कर देती है। डिटेल 1, साइलेंस इज द रियल विलन। मूवी में फाइट्स बहुत कम है पर साइलेंस बहुत ज्यादा है। ये साइलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस, सप्रेस्ड इमोशंस और वो बातें जो कभी बोली ही नहीं गई। डिटेल 2, हस्बैंड का पर्सपेक्टिव। हस्बैंड को लगता है मैं सब कुछ कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, और क्या चाहिए? और यही बिगेस्ट इल्यूजन है, वो प्रोवाइडर बन गया पर पार्टनर कभी नहीं बना। डिटेल 3, वाइफ का बिहेवियर। वाइफ कभी लाउड नहीं होती, कभी कंप्लेन नहीं करती, पर धीरे धीरे वो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रही है। और एक सीन में वो चुपचाप हस्बैंड को देख रही होती है, जैसे वो ऑलरेडी उससे अलविदा कह चुकी हो। ये सीन नॉर्मल लगता है पर एक्चुअली वो मोमेंट है जब रिलेशनशिप मर चुका होता है। डिटेल 4, लेटर का स्ट्रक्चर। लेटर कोई रैंडम कंप्लेंट लिस्ट नहीं है, वो स्ट्रक्चर्ड है। पहले ग्रैटिट्यूड, फिर पेन, फिर रियलाइजेशन और फाइनली रिक्वेस्ट, जैसे वो अपनी फीलिंग्स को समझा भी रही है और जस्टिफाई भी। अब ये मूवी एक सिंपल क्वेश्चन पूछती है, क्या तुम अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करते हो या सिर्फ मैनेज करते हो? डिफरेंस समझो, मैनेज करना इक्वल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, समझना इक्वल्स इमोशंस। रियल लाइफ में हम क्या करते हैं? ईएमआई भर दी, गिफ्ट्स दे दिए, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और हम सोचते हैं मैं बेस्ट पार्टनर हूँ। पर इमोशनल लेवल पे क्या तुमने कभी पूछा तुम खुश हो? क्या तुमने कभी नोटिस किया कि वो चुप क्यों है? क्या तुमने कभी जेन्युइनली सुना? इस फिल्म का कोर मैसेज यही है, रिलेशनशिप्स फेल बिकॉज ऑफ निग्लेक्ट, नॉट बिकॉज ऑफ हेट। और सबसे डेंजरस चीज, निग्लेक्ट विजिबल नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है, और जब रियलाइज होता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। जैसे जैसे हस्बैंड लेटर पढ़ता है उसकी दुनिया हिलने लगती है। उसे रियलाइज होता है वो कभी अपनी वाइफ को समझा ही नहीं, वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से जी रहा था। और फिर लेटर का लास्ट पार्ट आता है जहाँ वाइफ लिखती है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही, मैं बस अपने आप को ढूंढने जा रही हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड का रिएक्शन फ्रीज हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाता ये टेम्पररी है या परमानेंट। और कैमरा स्लोली उसके फेस पे जूम करता है, शॉक, गिल्ट, रिग्रेट, सब एक साथ। और फिर डोर बंद होता है, साइलेंस, सिर्फ एक एम्प्टी हाउस और एक आदमी जो पहली बार अकेला नहीं, खाली फील कर रहा है। और उस मोमेंट पे तुम समझते हो कहानी अब शुरू हुई है, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ प्रॉब्लम देखी है, अब आएगा रियलाइजेशन, गिल्ट और रिडेम्पशन का स्ट्रगल। और ट्रस्ट मी, आगे जो होने वाला है वो और भी इंटेंस है। घर वही है, चीजें वही हैं, लेकिन सब कुछ अलग लग रहा है। हस्बैंड सोफा पे बैठा है, हाथ में वो लेटर, और पहली बार वो उसे पढ़ नहीं रहा, वो उसे महसूस कर रहा है। हर लाइन उसके दिमाग में एको हो रही है, तुम मेरे पति हो पर कभी मेरे साथी नहीं बने। और यहाँ एक सटल चीज होती है, पहली बार वो डिफेंड नहीं करता, पहली बार वो आर्ग्यू नहीं करता, वो सिर्फ चुप हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ रहा है प्रॉब्लम उसकी वाइफ नहीं थी, प्रॉब्लम उसका अप्रोच था। अब स्टोरी शिफ्ट होती है प्रेजेंट से पास्ट में। हस्बैंड फ्लैशबैक्स याद करता है, छोटी छोटी मोमेंट्स, जब वाइफ कुछ शेयर करना चाहती थी और उसने इग्नोर कर दिया, जब उसने कहा तुम समझते नहीं हो और वो हंस के निकल गया, जब वो उसके साथ टाइम चाहती थी और वो बिजी था। और हर फ्लैशबैक के बाद एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन आता है कि वो गलत था पर उसे कभी लगा ही नहीं। फिर एक मेजर ट्विस्ट आता है,
हस्बैंड डिसाइड करता है कि वो उसे वापस लाएगा, पर कैसे? उसे पता ही नहीं कि वाइफ कहाँ गई है। उसे ये भी नहीं पता कि वो वापस आना चाहती है या नहीं। लोग सोचते हैं उसने छोड़ दिया, वो गलत है, पर एक्चुअली वो भागी नहीं, वो अपने आप को बचाने गई है। वो इमोशनल बर्नआउट में थी। एक लाइन जो इनडायरेक्टली समझ आती है, मैं तुम्हारे साथ रहकर खुद को खो रही थी। और ये लाइन रियल लाइफ में भी बहुत लोग फील करते हैं पर बोल नहीं पाते। 4 हिडन जेम्स ऑडियंस मिस्ड। जेम 1 कैलेंडर सीन। एक सीन में बैकग्राउंड में कैलेंडर दिखाया गया है, डेट्स क्रॉस की हुई है। ये क्या सिंबलाइज करता है? टाइम पासिंग पर रिलेशनशिप स्टैग्नेंट। लाइफ आगे बढ़ रही है पर कनेक्शन वही का वही है। जेम 2 फोन नोटिफिकेशंस। वाइफ के फोन पे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं पर वो इग्नोर करती है। ये क्या है? एक्सटर्नल वर्ल्ड उससे कनेक्ट कर रहा है पर इंटरनल वर्ल्ड ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है। जेम 3 मिरर शॉट। एक पावरफुल सीन। हस्बैंड मिरर में खुद को देखता है और पहली बार उसे अपनी इमेज पसंद नहीं आती। सिंबलिज्म, सेल्फ अवेयरनेस। जेम 4 एम्प्टी चेयर। डाइनिंग टेबल पे एक एम्प्टी चेयर रिपीटेडली दिखाई जाती है। फिजिकल एब्सेंस, इमोशनल वॉइड, और ये स्लोली उसके दिमाग पे इम्पैक्ट करता है। 5 सिंबलिज्म एंड मैसेज। ये मूवी सर्फेस पे शादी की स्टोरी है पर डीपर लेवल पे ये आइडेंटिटी की स्टोरी है, ये इंडिविजुअलिटी की स्टोरी है, ये इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टोरी है। एक पावरफुल मैसेज, लव इज नॉट अबाउट स्टेइंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो साथ रहना भी डिस्टेंस ही होता है। 6 इमोशनल हाई पॉइंट्स एक्सप्लेन्ड। सीन 1 वॉइस रिकॉर्डिंग। हस्बैंड को एक ओल्ड वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है। वाइफ की वॉइस, कभी कभी लगता है तुम मुझे सुनते ही नहीं, और वो सुनते वक्त ब्रेकडाउन हो जाता है क्योंकि अब वो सुन रहा है पर अब वो वहाँ नहीं है। हमें एक सीन 2 देखना है, एनिवर्सरी रिमाइंडर। फोन पे एनिवर्सरी का रिमाइंडर आता है और वो रियलाइज करता है भूल गया था पर उसकी वाइफ नहीं। ये छोटी सी चीज़ ह्यूज इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करती है। हम एक सीन 3 देखते हैं, लेटर का लास्ट पेज। वो लेटर का लास्ट पेज दोबारा पढ़ता है और इस बार हर वर्ड उसे कट करता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए जा रही हूँ। ये पैराडॉक्स, लव भी है, डिस्टेंस भी। अब ऑनेस्टली बताओ, अगर तुम उस हस्बैंड की जगह होते क्या तुम रियलाइज़ कर पाते? अगर तुम्हारी पार्टनर ऐसे चली जाती क्या तुम उसे ब्लेम करते या खुद को? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या तुम अपनी करंट रिलेशनशिप में प्रेजेंट हो या सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हो? क्योंकि ये मूवी सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये एक मिरर है। अब स्टोरी एक क्रिटिकल पॉइंट पे आती है। हस्बैंड फाइनली एक क्लू ढूंढ लेता है। उसे पता चलता है कि वाइफ कहाँ हो सकती है और वो वहाँ पहुँचता है। दिल में होप भी है, फियर भी है, पर जब वो उसे देखता है सब कुछ रुक जाता है क्योंकि वाइफ अब वही नहीं है, वो चेंज हो चुकी है। और सबसे शॉकिंग बात, शायद वो वापस आना नहीं चाहती। वो उसके सामने खड़ा है इतने सारे इमोशंस के साथ, रिग्रेट, लव, फियर, और एक ही सवाल, क्या अब भी चांस है? और कैमरा स्लोली दोनों के फेसेस पे शिफ्ट होता है। साइलेंस, टेंशन, अनसेड वर्ड्स, और वहीं पे सीन कट। अब जो क्लाइमैक्स आता है वो सब कुछ बदल देता है। क्लाइमैक्स एक्सप्लेन डीपली। वो मोमेंट आ चुका है जिसका बिल्डअप पूरी फिल्म में होता रहा। हस्बैंड फाइनली उसके सामने खड़ा है। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई ड्रामेटिक डायलॉग नहीं, सिर्फ साइलेंस। और इस साइलेंस में सालों की अनसेड बातें छिपी हुई हैं। वो धीरे से बोलता है, मैं गलत था, बस। कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ एक्सेप्टेंस। और ट्रस्ट मी, ये लाइन सिंपल लगती है पर ये पूरी फिल्म का सबसे पावरफुल मोमेंट है क्योंकि पहली बार वो अपनी ईगो से ऊपर उठता है, वो अपने आप को तोड़ता है। वाइफ उसे देखती है, आंखों में आंसू नहीं, गुस्सा नहीं, बस थकान, इमोशनल थकान। वो पूछती है, अब क्यों? और ये अब क्यों सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये उसका पूरा पेन है। हस्बैंड के पास आंसर नहीं है क्योंकि सच ये है उससे पहले कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, और यही प्रॉब्लम है। फिर एक लॉन्ग पॉज और हस्बैंड बोलता है, मुझे एक चांस चाहिए, पर अगर तुम नहीं चाहती तो मैं समझ जाऊंगा। ये लाइन पोजेशन नहीं है, रिस्पेक्ट है। और यहाँ पे फिल्म एक रिस्की टर्न लेती है क्योंकि ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है इमोशनल हग, रीयूनियन, हैप्पी एंडिंग, पर लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। वाइफ धीरे से कहती है, मैं वापस आ सकती हूँ, पर क्या तुम वैसे ही रहोगे? बूम, ये लाइन क्लाइमैक्स का कोर है क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ पास्ट नहीं है, प्रॉब्लम फ्यूचर का फियर है। हस्बैंड के पास गारंटी नहीं है पर वो एक लाइन बोलता है, मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा पर मैं कोशिश करूंगा हर दिन। और यहाँ डिसीजन वाइफ के हाथ में है। कैमरा उसके फेस पे जूम करता है, कंफ्यूजन, होप, फियर, और फिर स्क्रीन कट। रियल मीनिंग ऑफ एंडिंग। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या वो वापस आई? फिल्म ये डायरेक्टली नहीं बताती और यही इसका ब्रिलियंस है। एंडिंग ओपन है पर रियल मीनिंग क्या है? एंडिंग रीयूनियन के बारे में नहीं है, एंडिंग रियलाइजेशन के बारे में है। चाहे वो वापस आए या नहीं, हस्बैंड चेंज हो चुका है और ये चेंज एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल है। फिल्म ये नहीं कह रही कि सब ठीक हो जाएगा, फिल्म ये कह रही है अगर तुम समझ जाओ तो तुम बेटर इंसान बन सकते हो, चाहे रिलेशनशिप बचे या नहीं। 3 ऑल्टरनेट इंटरप्रिटेशन। अब एक और डीप इंटरप्रिटेशन, शायद वाइफ वापस आती ही नहीं और ये मूवी एक्चुअली एक क्लोजर स्टोरी है। हस्बैंड को क्लोजर मिलता है अपनी गलतियों का, अपनी आइडेंटिटी का, और वाइफ को मिलता है अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी फ्रीडम।
ये इंटरप्रिटेशन थोड़ा पेनफुल है पर रियल लाइफ की ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि हर स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता पर हर स्टोरी का मीनिंगफुल एंडिंग हो सकता है। 4. हिडन मैसेज ऑफ फिल्म। इस फिल्म का सबसे हिडन मैसेज लव बिना अवेयरनेस के स्लो पॉइजन है। तुम किसी से प्यार करते हो पर अगर तुम उसे समझते नहीं तो तुम उसे हर्ट करोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और सबसे डेंजरस चीज़ तुम्हें लगेगा तुम सही हो। फिल्म एक और चीज़ सटली बोलती है, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, कम्युनिकेशन समझना होता है, और अगर तुम सुनते नहीं तो रिलेशनशिप एक वन साइडेड मोनोलॉग बन जाता है। 5. लाइफ लेसन्स फ्रॉम मूवी। ये मूवी सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, ये तुम्हें अनकंफर्टेबल ट्रूथ सिखाती है। लेसन 1. प्रेजेंस ग्रेटर देन प्रेजेंस। गिफ्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा टाइम और अटेंशन। लेसन 2. अजम्पशंस डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स। वो समझ जाएगी, नहीं वो नहीं समझती। लेसन 3. डोंट वेट फॉर अ ब्रेकडाउन टू वेक अप। जब तक सब टूट ना जाए तब तक मत रुको। लेसन 4. लव इज़ अ डेली एफर्ट। एक बार प्यार बोल देना काफ़ी नहीं है, उसे डेली प्रूव करना पड़ता है। लेसन 5. सेल्फ अवेयरनेस इज़ द की। अगर तुम खुद को नहीं समझते तो तुम किसी और को भी नहीं समझ सकते। वाई दिस मूवी इज़ अनफॉरगेटेबल। ये मूवी स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये लाउड नहीं है, ये रियल है, ये रिलेटेबल है, ये अनकंफर्टेबल है। इसमें कोई ओवर ड्रामेटिक विलन नहीं, विलन है निग्लेक्ट, विलन है ईगो, विलन है इग्नोरेंस, और सबसे डेंजरस बात, ये विलन्स हम सबके अंदर हैं। इसलिए जब तुम मूवी देखते हो तुम किसी और की स्टोरी नहीं देख रहे, तुम अपनी स्टोरी देख रहे हो, और ये फीलिंग बहुत रेयर होती है। इज इट वर्थ वॉचिंग? सिंपल आंसर, येस, बट ओनली इफ यू आर रेडी। अगर तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहते हो शायद ये फिल्म स्लो लगे, पर अगर तुम अपनी रिलेशनशिप को समझना चाहते हो, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, या बस एक रियल रॉ स्टोरी देखना चाहते हो तो ये मूवी मस्ट वॉच है। वायरल एंडिंग। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम उस हस्बैंड की जगह होते क्या तुम चेंज कर पाते? और अगर तुम उस वाइफ की जगह होते क्या तुम वापस आते? कमेंट में ऑनेस्टली बताना, क्योंकि ये सिर्फ मूवी का सवाल नहीं है, ये लाइफ का सवाल है। अगर तुम्हें ऐसी डीप स्टोरी टेलिंग पसंद है जहाँ सिर्फ स्टोरी नहीं मीनिंग मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जिसे तुम एक्चुअली समझना चाहते हो। और याद रखना, कभी कभी प्यार खोने के बाद नहीं समझने के बाद मिलता है।